निर्माता और जिनको मैं राष्ट्र निर्माता मानता हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए, तथागत गौतम बुद्ध को याद करते हुए, फुले और साहू जी महाराज जिनकी आज जयंती है उनको याद करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। मैं बातचीत के शुरू में एक तो जानना चाहता हूँ कि आखिर तक आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है। आखिरी की लाइन में कोई बता दें, आवाज़ सुन पा रहे हैं? ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा, गला मेरा खराब है शायद। मेघवाल समाज का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये मुझे मौका दिया है। आमतौर पर मैं शायद यहाँ नहीं आता, राजस्थान मुझे बहुत पसंद नहीं है। आप कहेंगे राजस्थान मुझे क्यों पसंद नहीं है? इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंगें हैं, लोग इतने कलरफुल कपड़े पहनते हैं, इतने सुंदर साफा बांधते हैं, इतनी अच्छी टोपोग्राफी है, इतना अच्छा सब कुछ इतना सुंदर है। फिर भी मैं देश भर में घूमता रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में आमतौर पर जाता हूँ, ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में। इस साल लगभग हो सकता है कि मैं 1 लाख किलोमीटर की यात्रा तय कर चुका हूँ। लेकिन मैं इसमें ताली बजाने की कोई बात नहीं, 1 लाख किलोमीटर जब एयर ट्रैवल होता है तो बहुत ज़्यादा नहीं है वैसे। लेकिन मैं राजस्थान नहीं आता हूँ। राजस्थान सचमुच मुझे पसंद नहीं रहा है अभी तक, और इसकी 2-3 वजह हैं। और आप लोगों को अगर दिल को तकलीफ पहुंच रही है तो उस पर विचार कीजिएगा, हो सकता है कि मैं गलत हूं। राजस्थान मुझे पसंद इसलिए नहीं है कि जिस मनु के बारे में मेरे पूर्व वक्ता मेघवंशी जी, मैं उतना अच्छा वक्ता नहीं हुआ। फिर बातचीत जब खत्म हुई तो आपको पता चलेगा तीनों वक्ताओं में सबसे कमजोर वक्ता मैं हूँ। उस मनु की मूर्ति शायद इस देश में सिर्फ राजस्थान में है। राजस्थान हाईकोर्ट के जयपुर बेंच में उस व्यक्ति की मूर्ति है जिसके बारे में एक देश के बड़े पेंटर कलाकार सवी सावरकर को जब कहा गया था कि आपको एक मनु की तस्वीर पेंटिंग बनानी है, तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी आंखें बंद की और मैंने एक सबसे गंदे व्यक्ति की कल्पना की। सबसे गंदा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा सबसे नफरत करता हो, जो सबको बुरी नजरों से देखता हो, माता बहनों को, दलितों, आदिवासियों को, पिछड़ों को, सबसे गंदे व्यक्ति की इमेज फिर उन्होंने बनाई। वो बहुत चर्चित उनकी पेंटिंग है, मनु की पेंटिंग, दुनिया का सबसे गंदा व्यक्ति। उसकी मूर्ति इस राजस्थान में है। इस वजह से मुझे राजस्थान पसंद नहीं है। और उसकी मूर्ति जो लगी है वो बार ने वहां लगाई है, वकीलों ने अनऑथराइज्ड तरीके से लगाई है। और मैंने सोचा था कि जब ये मूर्ति टूट जाएगी तब शायद मैं राजस्थान आऊंगा। खैर वो मूर्ति टूटी नहीं है, इसके बावजूद मैं राजस्थान में हूँ। मुझे राजस्थान कई और वजहों से पसंद नहीं है। इसमें एक तो कि देश के बाकी हिस्सों में जितनी जल्दी बाबा साहब और ज्योतिबा फुले की बात पहुंची थी, राजस्थान देश का वो कोना है, अंधेरा कोना शायद, जहाँ ये आवाज़ बहुत देर से पहुंची। मुझे राजस्थान इसलिए पसंद नहीं है कि यहाँ के विद्यार्थी जितना झुक के पैर छूते हैं उतना झुक के शायद और कहीं पैर नहीं छुआ जाता है। पैर छूना कोई अच्छी बात नहीं है। पैर अगर शरीर का सबसे नीचे का हिस्सा, पता नहीं इसमें सम्मान असम्मान क्या है मुझे नहीं मालूम, दुनिया की और शायद किसी सभ्यता में ये पैर छूना नहीं यहाँ पर है। जैसे अगर मैं इस समय महाराष्ट्र या तमिलनाडु या इवन नॉर्थ ईस्ट या इवन यूपी में एक शेड्यूल कास्ट की किसी भी जाति की सभाओं में जाऊंगा तो महिलाओं की उपस्थिति इससे ज्यादा रहेगी। राजस्थान मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि महिलाओं की सामाजिक हिस्सेदारी, महिलाओं का पब्लिक स्पेस में होना, महिलाओं की पब्लिक स्फीयर में उनकी हिस्सेदारी इस देश में जिस हिस्से में सबसे कम है वो राजस्थान है। और ऐसी कई सारी वजह हैं तो मैं राजस्थान को पसंद करने लगूं, भारत के बाकी हिस्से के प्रगतिशील लोग राजस्थान को पसंद करने लगे। इसके लिए राजस्थान को एक लंबी यात्रा तय करनी होगी और वो नया राजस्थान होगा, प्रोग्रेसिव राजस्थान होगा, तरक्की पसंद राजस्थान होगा, जहाँ पर सारे लोग एक बराबरी की भावना से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदारी निभाएंगे। इसके बावजूद देखिए मैं राजस्थान में हूँ आज की तारीख में और मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। मुझे ये कैंपस अच्छा लग रहा है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है और मुझे ये इस मामले में
महाराष्ट्र की एक जाति मुझे याद आती है आप लोगों को देखकर, वो महार जाति है। महार जाति जिसने बाबा साहब जैसा व्यक्ति हमें दिया है। और अभी मैं एक जगह था और मैं बातचीत के बीच में इसको भूल ना जाऊं, इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और मसूरिया साहब को खास तौर पर एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं। मैं नांदेड़ में था। नांदेड़ महाराष्ट्र का एक शहर है, सिखों का एक बहुत पवित्र शहर है। वहाँ पर एक साल में एक आयोजन होता है, इसी तरह का कैंपस है। इतना शानदार कैंपस नहीं, इस मामले में आप लोगों को बधाई के पात्र हैं कि आपके समाज ने पढ़ाई लिखाई पर इतना ध्यान दिया। और जो मुझे लग रहा था कि बाबा साहब की बात आप लोगों तक नहीं पहुंची है, दरअसल जो अभी आप कह रहे थे भंवर जी कि एडुकेट वाला जो पार्ट है, शिक्षित बनो का पार्ट है, इसको बहुत महत्व दिया जा रहा है। और आप लोगों ने जो अच्छे नंबर लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करना जो आप लोग कर रहे हैं, ये दरअसल सही कह रहे हैं आप। बाबा साहब को टीका लगाने और उनको अगरबत्ती दिखाने की कतई जरूरत नहीं है। अगर विद्यार्थी अच्छा पढ़ रहे हैं और समाज उनको सम्मानित कर रहा है तो बाबा साहब का सम्मान करना है। मैं आपको जिस एक चीज की और ध्यान दिलाना चाहता हूँ, बाबा साहब की जयंती के दिन इसी तरह लगभग 500 के आसपास विद्यार्थी वहां पर बैठते हैं। उनके सामने बेंच होती है, दोनों तरफ विद्यार्थी बैठते हैं। सुबह 6 बजे वो बैठते हैं, उनके सामने उनकी अपनी किताबें होती हैं, बाबा साहब की भी किताबें होती हैं, अपनी किताबें लेकर आते हैं और सुबह 6 बजे से 18 घंटे तक वो लगातार पढ़ते हैं। इस बीच में उनको टेबल पर ही खाने पीने की चीजें उपलब्ध करा दी जाती हैं, वो वॉशरूम जा सकते हैं। नींद आ गई तो उसी बेंच पर वो सिर रखकर सो जाते हैं, लेकिन 18 घंटे वहां पर बैठना पड़ता है। अब ये 18 घंटे का क्या राज है? 18 घंटे का राज ये है कि बाबा साहब के बारे में ये कहा जाता है कि अपने समय में भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनके पास जितनी डिग्रियां थी, भारत में उस समय किसी के पास उससे आधी डिग्रियां भी नहीं थी। तो बाबा साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो जब पढ़ते थे तो 18 घंटे पढ़ते थे। इस प्रयोग को वहां के अम्बेडकरवादी मिशन ने नांदेड़ में शुरू किया कि हम 18 घंटे की पढ़ाई का अभ्यास बच्चों से कराएंगे। हर एज ग्रुप के बच्चे वहां होते हैं और हर साल 500 बच्चे, तो हर साल नए साल में फिर 500 नए बच्चे होते हैं। अब हर साल 500 बच्चे जब 18 घंटे वहां पर पढ़ते हैं बाबा साहब की बड़ी तस्वीर की प्रेरणा लेते हुए, तो उनको ये पता चलता है कि पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। और आप जिस अम्बेडकरवादी मिशन के कैंपस के अंदर वो पढ़ते हैं, वो कैंपस अब तक 100 से ज्यादा IAS और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अफसर पैदा कर चुका है। और एक आदत पड़ी हुई है, जैसे एक किस्सा है ना कि हाथी जब पैदा होता है तो कई बार एक प्लास्टिक के चेयर की एक रस्सी से उसको बांध कर और उस पर एक बच्चा बैठ जाता है, तो वो हाथी का बच्चा उसको खींच नहीं पाता है। इस तरह का एक किस्सा है। वो एक पतले से खूंटे में हाथी को बांध देते हैं और बचपन से लेकर बड़े होने तक उस खूंटे में उसको बांधते, छोटे से खूंटे में। तो उसको लगता है कि इस खूंटे में मुझे बंधा रहना है, यही मेरा तरीका है। तो यही दरअसल हम लोगों का धर्म है, हमारा अभ्यास है कि उस पतले से खूंटे में हमें बंधे रहना है। ऐसा नहीं कि हमारी ताकत नहीं कि उससे हम निकल जाएं, लेकिन क्योंकि हमारी आदत है और हम उसके साथ जीने के अभ्यास में है। खैर, धर्म की बात मैं वहां पर और नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बारे में बोलने वाले अच्छे वक्ता ने मुझसे पहले ये बात कही है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए असल में क्या है कि हमारा चैलेंज सिर्फ इतना नहीं है कि दलित इस देश में आगे बढ़ जाएं, मामला इतना नहीं है। मेघवाल तरक्की कर लें और मेघवाल IAS बहुत सारे बन जाएं, मेघवाल लोगों के पास बड़ी कोठियां होने लगे और बाकी लोगों के साथ बराबरी में जीने लगे, मामला इतना भी नहीं। इतना सीधा सा भी होता तो ये एक स्वार्थी मामला होता कि मेघवाल लोग अपने स्वार्थ में खुद की तरक्की चाहते हैं, इसलिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये मामला है क्या हम इतने स्वार्थी हैं कि सिर्फ अपनी जात की तरक्की चाह रहे हैं? क्या ये इतना सेल्फिश किस्म का मामला है? क्या हम इतने स्वार्थी हैं कि बाकी लोगों से सिर्फ आगे बढ़ जाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? मुझे लगता है ये यहाँ से बड़ा मामला है। और यहाँ पर मैं
डेल्टा मेघवाल को याद करते हुए असल में एक चीज कहना चाहता हूं कि आप लोग ये देखिए कि डेल्टा मेघवाल की जो घटना हुई उसके तीसरे दिन बेंगलुरु के टाउन हॉल में 500 लोग, 400 से 500 लोग खड़े होकर तख्ती लेकर ये मांग कर रहे थे कि डेल्टा मेघवाल को न्याय दो, दोषियों को सजा दो। अच्छा, उसमें से कोई भी व्यक्ति मेघवाल नहीं रहा होगा। तो ये क्या है? या उसके अगले ही दिन बल्कि जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहा था कि डेल्टा मेघवाल को न्याय मिलना चाहिए।